फ्री बच्चों, सोनाक्षी क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स ईपी बोर्ड को हम देखेंगे। और आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम मूल आवेश यानी कि फंडामेंटल चार्ज क्या होता है इसको समझेंगे। और इसके नेक्स्ट जितने ही प्रॉपर्टीज हैं यानी चैप्टर फर्स्ट कूलम्ब्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड में वो सभी का हम स्टडी करेंगे। तो आइए आप देखते हैं आज का हम जो लेक्चर्स है वो वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट। मूल आवेश जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में फंडामेंटल चार्ज यानी कि फंडामेंटल चार्ज होता है। तो स्टूडेंट्स मैं बता दूं कि कोई भी अगर हमारे पास पदार्थ होता है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने साथ चार्ज को ले जाते हैं। किसको ले जाते हैं? चार्ज को। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो सबसे कम जो चार्ज होता है यानी वो सबसे कम जो चार्ज ले जाता है वो ई कहलाता है, यानी कि 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। यानी कि इस स्मॉल ई को हम कहते हैं कि फंडामेंटल चार्ज। यानी कि सबसे छोटा नेचर में आपका जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम होता है और इससे छोटा चार्ज कहीं पर नेचर में होता ही नहीं है, मतलब नहीं पाया जाता। यानी कि जो नेचर से यानी कि बाई प्रैक्टिकली इस मेथड से जो आपका खोज डिस्कवरी की गई है वो चार्ज आपका सबसे एटलीस्ट यानी सबसे कम से कम जो चार्ज होता है वो आपका इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है यानी कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज पाया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो माइनस का होता है, यानी माइनस का ई पाया जाता है। इसी प्रकार से चार्ज ऑफ प्रोटॉन यानी प्रोटॉन पर कितना होता है तो प्लस ही होता है। इसी प्रकार से चार्ज ऑफ एल्फा पार्टिकल, एल्फा पार्टिकल का मतलब होता है एल्फा कण, यानी एल्फा कण पर कितना चार्ज पाया जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि 2 टाइम्स यानी इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसका कितने गुना होता है? 2 गुना। तो ध्यान रखना है कि जो आपका एल्फा कण पर आवेश होता है वो 2 ही होता है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए। तो स्टूडेंट्स इसको आप नोटेड डाउन यानी कि कॉपी पर नोट कर लें और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। आइए स्टूडेंट्स और स्ट्रॉन्ग और मजेदार टॉपिक जिसका नाम है कूलाम का नियम, यानी इसको हम देखते हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और अगर ये आपको समझ में आ गया तो इससे यानी कि चैप्टर में बहुत कुछ फायदा हो जाता है कि कूलाम्स लॉ। जी आपका कूलाम्स और कूलाम्स लॉ है क्या, मैं इसको स्टूडेंट्स लिखवा दे रहा हूं, आपको लिख लेना है। तो इन्वर्टेड कॉमा लगा लीजिए और आप लिख लीजिए इस नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल की अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लोग स्टूडेंट यहां देखिएगा, आपके पास 2 चार्ज है Q1 और Q2 और फ्रांसीसी साइंटिस्ट कूलम्ब्स, यानी फ्रांसीसी जो आपके साइंटिस्ट कूलम्ब थे जिन्होंने सन 1785 ईस्वी में प्रायोगिक यानी एक्सपेरिमेंट के द्वारा इस नियम की खोज की और उनके अनुसार यानी 1785 में आपके जो फ्रांस के यानी वैज्ञानिक साइंटिस्ट जो आपके कूलम्ब थे उन्होंने इस नियम को बनाया यानी आविष्कार किया था और उन्हीं का ये नियम है जिसको उनके नाम पर कूलम्ब का नियम कहते हैं। और ये नियम है क्या, उन्होंने कहा है कि आपके 2 चार्ज हैं तो 2 चार्ज आपके एक दूसरे को या तो आकर्षण कर सकते हैं या फिर प्रतिकर्षण कर सकते हैं, हम लोग ये जानते हैं। अच्छा, जब ये आकर्षण करते हैं और प्रतिकर्षण करते हैं तो जरूर इनके पास एक ऐसा फोर्स होगा जो एक दूसरे को क्या करता है यानी हटाने की कोशिश करता है, एक दूसरे को खींचने की कोशिश करता है। अच्छा, तो ये फोर्स क्या है? तो सबसे पहले जो फोर्स है तो उसने कहा है कूलम्ब्स ने कि जो फोर्स होता है वो दोनों चार्ज जो है आपके
दोनों चार्जों के जो आपके गुणनफल यानी प्रोडक्ट आएगा उनकी क्या है, अनुक्रानुपाती है। तो फोर्स जो है उन दोनों चार्जों के गुणनफल की अनुक्रानुपाती है। इक्वेशन फर्स्ट। एंड दूसरी चीज क्या है कि जो फोर्स है वो इन दोनों के बीच की दूरी हमने कुछ मान ली, कितनी दूरी पर चार्ज रखे हैं, r दूरी पर। तो इनकी जो दूरी है उसकी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपके इक्वेशन सेकंड हो गया। अब इसके बाद दोनों को मिलाते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ये आपके पास दोनों समीकरण, दोनों को सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। और यहाँ से क्या करते हैं, हम इस अनुक्रानुपाती को यानी कि हटाते हैं इसको, वेरिएज को, तो क्या आएगा हमारे पास, क्या आएगा, के कांस्टेंट कोई, तो यहाँ पर आने वाला है Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, जहां पर की कोई क्या है, नियतांक, यानी कि K इक्वल टू के बीइंग अ कांस्टेंट। ये कोई क्या है, कांस्टेंट हो गया। तो स्टूडेंट्स बाय एक्सपेरिमेंट, यानी कि प्रयोगों द्वारा ये पता किया गया कि के की वैल्यू कितनी होती है, तो के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसकी भी अगर वैल्यू की बात करें तो 9 × 10⁹ होती है। कितनी होती है, 9 × 10⁹। तो इस तरीके से अगर हम इस थर्ड इक्वेशन को देखें तो कूलम्ब लॉ कुछ इस तरीके से बन जाता है, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि जी आपका कूलम्ब लॉ होता है, फोर्स होता है दोनों चार्जों के प्रोडक्ट की जस्ट क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। एंड देयर डिस्टेंस की स्क्वायर क्या होता है, जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दोनों इस इक्वेशन में फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। मिक्स करने पर आपको फाइंड होगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहाँ से इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, देन टेक अबाउट अ कांस्टेंट कोई k हो जाएगा, F = Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और k की वैल्यू जो है बाय एक्सपेरिमेंट यानी कि प्रयोग के द्वारा जो मिलती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मिलती है। और इसकी वैल्यू जो होती है 9 × 10⁹ एक्सपेरिमेंटों के द्वारा ही मिली हुई है। तो इसको हम यानी कि जहां पर ये वैल्यू आएगी तो वहां पर 9 × 10⁹ रखेंगे। और इस तरीके से जो हम k की वैल्यू यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, देन इक्वेशन नंबर थर्ड, जस्ट वी फाइंड द फोर्स अट्रैक्ट एंड रिपल्सन फोर्स there between the charges Q1 and Q2. So F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट into Q1 Q2 by R स्क्वायर। तो आपको ध्यान रखना दिस इज कूलम्ब लॉ और बहुत मोस्ट और इम्पोर्टेंट भी। नोट इट डाउन, जल्दी से नोट कर लो स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट ध्यान रखना है आपको एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, कि जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है इसकी वैल्यू कितनी मैंने आपको भी बताई थी, 9 × 10⁹। तो स्टूडेंट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालनी तो डिवाइड 1 कर देंगे और कैंसिल गुणा कर दीजिए, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 9 × 10⁹ इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 1। और यहाँ पर एप्सिलॉन की निकालना तो 1/4 हो जाएगा 4 पाई इंटू 9 × 10⁹। और इसको मैं नेक्स्ट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा स्टूडेंट। तो 4 × 3.14 यानी कि पाई की जो वैल्यू होती है वो आपकी 3.14 होती है, इंटू 9 × 10⁻⁴ होती है 9। और इसको जैसे ही जब सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो आपके पास स्टूडेंट आने वाला 8.85 × 10⁻12। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखना है कि एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12। और स्टूडेंट बहुत काम की चीज है, इसलिए इसको ध्यान रखना है। और हालांकि इसका जो यूनिट्स होता है वो यूनिट ही बहुत काम की चीज है, थोड़ा सा कोशिश करना है कि इसका जो यूनिट होता है वो आपका होता है कूलम्ब स्क्वायर और पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो आपको लर्न करना है, तो उसको लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट आपका डायमेंशन फॉर्मूला देखते हैं, इसका क्या डायमेंशन फॉर्मूला क्या है। यानी जो आपके पास एप्सिलॉन नॉट है, इस एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला का मतलब होता है बीमी सूत्र क्या होता है। तो बीमी सूत्र कैसे निकालते हैं, वाई कूलम्ब लॉ, वाई कूलम्ब। जब ये हमने कूलम्ब लॉ पढ़ा था वो क्या था, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, यानी ये हमने कूलम्ब लॉ पढ़ा। तो स्टूडेंट हमें एप्सिलॉन नॉट का बीमी सूत्र निकालना है, यानी कि डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। तो यार क्या, फोर्स, और फोर्स की जमा हम लोग जानते हैं क्या होता है, mLT - τ, ये होती है ना, इक्वल टू। अच्छा ये चीज कांस्टेंट है,
तो कांस्टेंट की तो कोई चीज होगी नहीं, यानी कोई डायमेंशन होती नहीं है, इसको हटा देंगे, 1 क्या बचा एप्सिलॉन नॉट, इसकी हमें डायमेंशन बता दें। Q1 क्या है चार्ज, ये भी क्या है चार्ज, और चार्ज की जो डायमेंशन होती है वो 80 होती है, तो स्टूडेंट ए भी 80 होगा और स्टूडेंट्स ए भी आल्सो 80 होगा। और आर मतलब क्या डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब होता है, डिस्टेंस का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है एल स्क्वायर। सो एप्सिलॉन नॉट का बताना, तो एप्सिलॉन नॉट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट, यानी एप्सिलॉन नॉट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो किस टाइप से निकालेंगे स्टूडेंट, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते समय इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने पर आपको एप्सिलॉन नॉट को यहाँ लगाना, ये चीज आपकी डिवाइड में जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर और साथ में हो जाएगा टी स्क्वायर, और डिवाइड में स्टूडेंट जाएगा आपके पास एल स्क्वायर इंटू यहाँ से होगा एम एल टी माइनस, और इसको हम फिर सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो ऊपर बचेगा हमारे पास यानी कि एल और एल मतलब एल क्यू, तो ऊपर जाने पर बनेगा माइनस एल क्यू, और यहाँ पर एम स्टूडेंट अकेला है तो ये भी जाएगा ऊपर, तो ये बनेगा -1, और एल भी हो गया, एम भी चला गया, और इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास बचा ऊपर से ए स्क्वायर, नेक्स्ट यहाँ पर टी स्क्वायर एंड टी4 बना देगा। तो स्टूडेंट एक बार और चेक करते हैं नेक्स्ट, यानी कि एल 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 क्यू तो एल -3 हो जाएगा, और एम अकेला है तो ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, ये स्क्वायर आपका होगा ही क्योंकि ऑलरेडी है प्रेजेंट पहले से, तो टी स्क्वायर टी4 एंड इट इज द रिक्वायर्ड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट, यानी कि द परमिटिविटी ऑफ रेस, यानी कि जो आपकी इसको हम कहते हैं हिंदी में निर्वात की वैद्युता। द परमिटिविटी ऑफ रेस। तो स्टूडेंट नोट इट डाउन फटाफट जल्दी से, नेक्स्ट देखते हैं। स्टूडेंट अगर कल को हमारे पास एक चार्ज Q1 जिसको मैंने पॉइंट ए पर सिचुएटेड कर दिया, और नेक्स्ट चार्ज मेरे पास Q2 है जिसको मैंने पॉइंट बी पर सिचुएटेड कर दिया, और मैं स्टूडेंट्स आपसे पूछ रहा हूँ कि ये माना कि इसके लेटेस्ट सपोज दी डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज, यानी दोनों चार्जों के बीच की जो डिस्टेंस है वो आर मान लियो। मैंने कहा इन चार्जों को मैं किसी मीडियम में रख रहा हूँ, मैं किस में रख रहा हूँ, किसी मीडियम में रखूंगा, तो मेरे पास एक कांस्टेंट आएगा जिसमें मैं के बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, के बोलता हूँ, तो मैंने कहा किसी मीडियम में। बाय द वे मैं छोटा सा यहाँ पर रीजन निकाल दूं कि बाय द वे अगर आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछे कि दोनों चार्ज हैं, अगर इनके बीच मैंने एक जो मीडियम है, यानी कि मीडियम जो है इस बार, मीडियम का मतलब माध्यम, तो मैंने जो माध्यम लिया वो मैंने वायु ले लिया सबसे पहले, क्या बोल दूं, वायु अथवा निर्वात, क्या बोल दूं, वायु अथवा निर्वात, जिसको मैं एयर कहता हूँ। तो एयर में जो फोर्स होता है वो आपका कुछ इस टाइप से होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जैसे आप जानते हैं कि बाई कूलाम्ब सला से फोर्स आपका हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ पर दूसरी बात कर दूं, मैं कह दूं कि यहाँ पर कोई मीडियम है, वायु या अथवा निर्वात को छोड़कर कोई अन्य चीजें हैं, अगर अन्य चीजें, तो यहाँ पर आपका फोर्स ऑफ मीडियम, यानी कि मीडियम में जो फोर्स होने वाला है, यानी कि फोर्स ऑफ मीडियम, यानी कि जो आपका माध्यम में जो बल होगा वो आपका एफ एम में लगा दे रहा हूँ, मतलब फोर्स ऑफ मीडियम, यानी कि मीडियम में जो फोर्स होगा वो आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर की लग जाता है स्टूडेंट, क्या लग जाता है, के की वैल्यू होती है, वो क्या होती है, जो मीडियम होता है वो आपको क्वेश्चन में जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाएंगे तो वहां पर की वैल्यू गिवन कर देता है क्वेश्चन की, मीडियम आपका अगर मेटल है तो उसके लिए इन्फिनिटी होगा, अगर कोई दूसरी चीज यानी कि लकड़ी वगैरह है तो उसके लिए अलग होता है, मतलब जो जी डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेटल्स, सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मीडियम, डिफरेंट काइंड की वैल्यू ऑफ मीडियम्स, मतलब जो आपके डिफरेंट मीडियम होंगे सो उनकी वैल्यू भी डिफरेंट टाइप से होगी, क्योंकि इसलिए आपको स्टूडेंट टेंशन रखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, हालांकि जो के है आप सबके रखिएगा, और की वैल्यू आपको ऑलरेडी एवरीवेयर मतलब प्रेजेंट हो। तो एफ एम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, आपके पास इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि स्टूडेंट बस अंतर क्या होगा कि मीडियम करेंगे तो एप्सिलॉन के साथ नॉट Q और हो जाएगा, बस डिवाइडिंग करते हैं, जो डिवाइडिंग इक्वेशंस फर्स्ट बाई सेकंड, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट में आपको सेकंड का डिवाइड करना है, सेकंड इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकंड भी गेट, और फर्स्ट में हम सेकंड का डिवाइड करेंगे, देन एफ अपॉन एफ एम इज इक्वल टू होगा, जब स्टूडेंट इसके डिवाइड में चीज करेगी तो कैंसिल हो जाएगी, के पहुंच जाएगा ऊपर, तो यानी हमारे पास एक नई डेफिनेशन से निकल के आ जाती है एफ अपॉन एफ एम इज इक्वल टू के, यानी कहने का मतलब ईयर में जो फोर्स होगा और मीडियम में जो फोर्स होगा उनका जो रेशियो होगा, मतलब अनुपात, जो अनुपात होगा वो के होगा, के कहलाता है हमारा क्या, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, क्या कहलाता है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कहलाता है। हाँ तो स्टूडेंट आपका ईयर में जो फोर्स है और मीडियम में जो फोर्स है उनका जो अनुपात होता है, मतलब एफ अपॉन एफ एम, या हम कहते हैं रेशियो ऑफ दी
फोर्स इन वैक्यूम और फोर्स इन मीडियम का जो रेशियो होता है वो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। क्या होता है स्टूडेंट? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब इसको हम क्या कहते हैं? परावैद्युतांक कहते हैं स्टूडेंट। क्या कहते हैं हिंदी में? परावैद्युतांक, यानी परावैद्युतांक। ये चीज आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, इसको परावैद्युतांक कहते हैं। हालांकि डेफिनेशन आए तो स्टूडेंट आप लिख सकते हैं कि व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो परावैद्युतांक जो होता है वो आपका वायु में फोर्स और माध्यम में जो फोर्स होता है उसका जो अनुपात होता है उसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कह सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं स्टूडेंट्स। हाँ स्टूडेंट, थोड़ा सा और कोशिश करते हैं सबसे पहले समझने की कि यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट था, जैसे मैंने यहाँ पर था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, इट इज अ फोर्स वैक्यूम, और Fm इज इक्वल टू यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के था, और साथ में यहाँ पर Q1 Q2 बाई R स्क्वायर जी आपका माध्यम में कोई फोर्स था। तो मैं इक्वेशन अगर फर्स्ट और सेकंड की बात करूँ तो स्टूडेंट इसके स्थान पर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? 1/4 पाई और एप्सिलॉन लिख सकता हूँ। इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? एप्सिलॉन लिख सकता हूँ। तो Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर थर्ड, और ये हो गया F। तो कहने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट, आपको थोड़ा सा याद रखना है कि जो एप्सिलॉन है जी आपका है माध्यम की विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन जो नॉट है वो आपका है निर्वात की विद्युतशीलता। स्टूडेंट ध्यान रखना विद्युतशीलता, और इनके बीच जो रिलेशन आने वाला, तो आपको समझ में आ गया कि एप्सिलॉन नॉट इनटू के की जगह पर मैंने क्या रखा? ए। तो मैं यहाँ पर नया जो रिलेशन निकलने वाला, रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन जीरो, इसकी भी यानी कि एप्सिलॉन और एप्सिलॉन जीरो में क्या संबंध होगा? तो स्टूडेंट याद रखना एप्सिलॉन इज इक्वल टू के इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो आपको ये बहुत काम की चीज है और इसको ध्यान रखना है स्टूडेंट, याद रखना। तो यहाँ से एक और डेफिनेशन बन सकती है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू के। यानी मैं कह सकता हूँ कि माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का जो अनुपात होता है वो भी एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। डाइलेक्ट्रिक नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट, कूलाम की नियम का सदस्य रूप। यानी वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, यानी कि स्टूडेंट कूलाम लॉ का जो वेक्टर फॉर्म है वो क्या चीज है? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना स्टूडेंट, मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि दो चार्ज है मेरे पास, Q1 और Q2। यानी कि मैंने कहा Q1 एक ऐसा चार्ज है जो कि आपका जीरो से बड़ा, यानी कि पॉजिटिव यानी धनात्मक आवेश है। एंड दूसरा जो मैंने चार्ज ले रखा है स्टूडेंट वो Q2 है, और Q2 एक ऐसा चार्ज स्टूडेंट ये भी ऑलरेडी क्या जीरो से बड़ा है। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, बहुत अच्छे से कोशिश करना है कि यार Q1 Q2 दोनों चीजें ऐसी हैं, ये भी धनात्मक ये भी धनात्मक। अगर कोई चीज स्टूडेंट अगर धनात्मक होती है तो पक्का है वो जीरो से बड़ी होगी। तो स्टूडेंट पक्का है, हम लोग ये भी जानते हैं कि इम्प्लाई दैट का मतलब ये हो गया कि अगर दोनों चीजें अगर धनात्मक है तो दोनों का गुणा आंसर धनात्मक होगा, पक्की बात है। अगर दोनों चीजें धनात्मक है तो एक दूसरे को क्या करेंगे? मैंने पढ़ाया था फर्स्ट पार्ट में कि अगर दो आवेश जैसे चिन्ह के होते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं? हटाते हैं। तो मैंने कहा पॉइंट 1 पर चार्ज Q1 और पॉइंट 2 पर जो चार्ज है वो Q2। तो यहाँ पर स्टूडेंट बहुत समझने वाली बात यह है कि अगर मैं आपसे बात करूं कि Q1 जो चार्ज है दैट मीन्स बोथ चार्ज आर सेम साइन सो रिपेल्स टू ईच अदर, यानी कि दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? हटाने की कोशिश करेंगे। तो अगर दूसरा चार्ज पहली बार जो फोर्स अप्लाइड करेगा तो मैं आपसे बोलूंगा कि दूसरा चार्ज ने पहले पर फोर्स लगा दिया, दूसरे चार्ज ने पहले पर फोर्स लगा दिया, तो आपका यानी कि दूसरे द्वारा लगाया गया फोर्स 1 पर यानी 1/2 हो जाएगा, यानी F12। और इसका डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें, यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होने वाला है वो R12 होगा। क्या होगा? R12। यहाँ पर स्टूडेंट 1 ने इस पर 2 पर फोर्स लगाया, 2 पर फोर्स लगाया, यानी 1 ने किस पर लगाया? 2 पर फोर्स लगाया, तो इसको मैं F21 बोलूंगा। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा यानी वो R21 वेक्टर होगा। क्या होगा स्टूडेंट? R21 वेक्टर।
तो यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान रखना कि कूलाम का जो नियम है उसको हम वेक्टर रूप यानी कि सदिश रूप में कैसे समझेंगे। तो कहीं कुछ नहीं स्टूडेंट, वेरी इजी है और आपको समझने की बस थोड़ी सी प्रोसेस करना है। मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ एक बार कि यहाँ पर चार्ज Q1 है, यहाँ पर चार्ज Q2 है और इस Q1 चार्ज पर Q2 ने इस पर धक्का मारा तो किसने मारा, यानी दूसरे ने पहले पर मारा, तो आपको पहले जहाँ वही दिशा में आपका ये जो चार्ज है वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो फोर्स जो होगा यानी 1 का मतलब आपका पहले चार्ज पर, 2 जो बाद में लिखा है इसने दूसरे ने यानी पहले पर क्या लगा दिया, फोर्स लगा दिया। इसी प्रकार से यहाँ पर F2 इसका मतलब दूसरे पर किसने यानी बाद में जो लिखा है उसने आपका दूसरी चार्ज पर क्या लगा दिया, फोर्स लगा दिया। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम बात करते हैं फोर्स 1/2 यानी फोर्स 1/2। इसका मतलब दूसरे चार्ज ने पहले पर जो फोर्स लगाया वो फोर्स होने वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर हो जाएगा Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। R स्क्वायर का मतलब ध्यान रखना स्टूडेंट यहाँ पर क्या 1/2 है, अगर यहाँ पर 1/2 तो आपको यहाँ पर 1/2 लिखना पड़ेगा और R12 कैप हो जाएगा। पूरी रहा इक्वेशन नंबर 7। इसी टाइप से स्टूडेंट में अगर थोड़ा सा अपोजिट चलने की बात करूं, अपोजिट चलने का R12 क्या चीज है, R12 कैप का मतलब होता है कि अगर हालांकि ये जो F है, F इज फोर्स और फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। सो आपको ध्यान रखना कि फोर्स एक सदिश राशि है और बच्चों अगर जो कोई सदिश राशि होती है तो उसके पास एक दिशा होती है और इस चीज को दिशा को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास एक यूनिट वेक्टर्स होता है। यूनिट वेक्टर्स को मैं क्या करता हूँ, कैप से रिप्रेजेंट करता हूँ। सो R12 कैप इट इज अ रिप्रेजेंट द डायरेक्शंस ऑफ फोर्स। तो आपको स्टूडेंट बहुत अच्छे ढंग से याद रखना है कि R12 कैप इज द डायरेक्शंस ऑफ द फोर्स। सो R12 कैप जो क्या एक इकाई सदिश है जो कि फोर्स की डायरेक्शन को क्या करता है, रिप्रेजेंटेशन करता है। नेक्स्ट मैं फाइंड करूंगा F21 वेक्टर, यानी कि अब मैं इस फोर्स की बात करूंगा यानी कि 2, इसका मतलब दूसरे चार्ज पर पहले ने क्या कर दिया, फोर्स लगा दिया, यानी कि फोर्स ड्यू टू द चार्ज ऑफ 1। तो नेक्स्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और यहाँ पर आने वाला है Q1 Q2 बाई R21 स्क्वायर, दैट इज यहाँ पर भी वही आपकी डायरेक्शन लगेगी। और स्टूडेंट आपको ये भी चीज पता है कि अगर मैं किसी वेक्टर की दिशा बदलता हूँ मतलब डायरेक्शन चेंज करता हूँ तो नेगेटिव साइन आ जाता है। तो स्टूडेंट आपको ध्यान रखना F21 इक्वल टू 1/, यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान रखना है कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैंने लिखा है लेकिन मैं यहाँ पर लिखूंगा Q1 Q2 बाई, और यहाँ पर स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान रखना कि R21 को मैंने R12 कर दिया और यहाँ मैंने माइनस लिया, लेकिन यहाँ पर वर्ग है तो फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन मैं इसको R21 को जब 1/2 लिखूंगा तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा। और स्टूडेंट आप थोड़ा सा इसको और कोशिश करेंगे समझने की, यानी कि हो जाएगा F21 वेक्टर इक्वल टू, यहाँ पर माइनस को मैंने माइनस लगा दी और ये चीज आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से होगी, यानी कि इसमें मैं लिख सकता हूँ F12 वेक्टर, यहाँ पर लिखूंगा मैं यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट यानी फर्स्ट से, तो F21 वेक्टर इजिकल टू माइनस F12 वेक्टर। आपको पता है ऐसा कब होता है कि अगर कोई बल बराबर है लेकिन माइनस चिन्ह आ रहा है, इसका मतलब होता है कि ये आपका इसमें और इसमें हम दोनों बल एक दूसरे को क्या करते हैं, हटाने की कोशिश करते हैं अर्थात, यानी कि यहाँ पर न्यूटन थर्ड वाला क्या हो रहा है, यानी कि न्यूटन का तीसरा नियम लागू होता है, यानी कि जितना हम बल किसी चीज पर लगाते हैं वही वस्तु उस पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है, यानी कि न्यूटन थर्ड वाला इज व्हाट। यानी कि जो आवेश पर यानी जो कूलाम का नियम है वो आपका क्या करता है, न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है। तो आपको स्टूडेंट याद रखना है, इट इज वेरी मोस्ट टॉपिक और कूलाम की नियम का सदस्य स्वरूप बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि कूलाम लॉ का जो वेक्टर फॉर्म होता है वो इस तरीके से होता है। और स्टूडेंट आप ध्यान रखेंगे कि जरूर नहीं है आपके पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, हालांकि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हालांकि न्यूटन की थर्ड नियम को पालन करता है। तो मैंने सिर्फ एक केस के लिए बता दिया, ऐसा कुछ जरूर नहीं है, आप इसको लेस भी ले सकते हैं, दोनों लेस हो सकते हैं, मतलब दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब कोई भी 4-5 कंडीशन बनती है। तो स्टूडेंट 4-5 कंडीशंस के लिए आप कोई भी अगर डेरिवेशन शो करते हैं तो डेरिवेशन बिल्कुल सेम प्रूफ होगा। तो स्टूडेंट आप कोशिश करेंगे, इसको 1-2 बार करेंगे और अगर करने के बाद अगर आपसे नहीं कुछ समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में अगर जो भी समस्या आती है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ मल्टीपल चार्ज। यानी कि स्टूडेंट्स अगर बहुत सारे चार्ज हैं तो उनके प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को हम कैसे समझते हैं। तो मैं स्टूडेंट्स आपको बता दूं, जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा कि पॉइंट हो गया, यानी कि एक मूल बिंदु हो गया। स्टूडेंट आपको समझने के लिए मूल बिंदु तो आप अच्छे से जानते हैं कि मूल बिंदु जहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष, यानी कि अगर 2D में बात करते हैं जहाँ पर दोनों लाइनें काटती हैं तो उस बिंदु का नाम होता है यानी कि मूल बिंदु, या जिसको हम कहते हैं ओरिजिन। और जहाँ पर अगर हम 3D की बात करते हैं तो एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, यानी कि जहाँ पर तीनों अक्ष एक दूसरे को काटते हैं, देन जो पॉइंट्स आपको गिफ्ट होता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको ये बात जो है ध्यान रखना है। और मैं यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दिस इज एक जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने कहा आर नोन एज ओरिजिन्स। और यहाँ पर स्टूडेंट बहुत सारी मैं चार्ज लेकर चलूंगा कि मैंने कहा स्टूडेंट यहाँ पर एक चार्ज Q1 हो गया,
स्टूडेंट यहाँ पर एक चार्ज Q2 हो गया, यहाँ पर मैंने Q3 बोल दिया और यहाँ पर मैंने Q4 बोल दिया। इसी टाइप से मैंने कहा स्टूडेंट यहाँ पर एक चार्ज N चार्ज हो गया। तो स्टूडेंट ध्यान रखना कि यहाँ पर बहुत सारे इस टाइप से चार्ज हो गए हैं और इन चार्जों पर आपको फोर्स थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है कि हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को कैसे समझते हैं। तो स्टूडेंट ये चीज जो है बहुत आसान सी बात है, बस थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है। तो मेरी आशा है कि आप लोगों को जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट ध्यान रखें कि फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट का मतलब होता है O, और O पॉइंट से लेकर के मैंने कहा कि इस चार्ज Q1 की जो डिस्टेंस है ये कुछ ना कुछ होगी और इस डिस्टेंस का नाम हम अभी समझेंगे कि डिस्टेंस क्या है। तो थोड़ा सा स्टूडेंट आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर एक चार्ज था और एक चार्ज यहाँ पर भी स्टूडेंट था, ठीक है। और आप यहाँ से पर ध्यान रखेंगे जैसे बहुत सारे मैंने चार्ज हैं जो कि आपको एक दूसरे से यानी कि फोर्स की नोटेशंस को रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पर बता दूं जी Q2 हो गया और इसी टाइप से आप Q4 को बता सकते हैं कि आपका Q4 हो गया। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आप Qn को भी मिला सकते हैं। हालांकि स्टूडेंट एक काम करते हैं, यहाँ पर चार्ज ज़्यादा है तो थोड़ा सा कम चार्ज देकर समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि क्योंकि जो फिगर है वो थोड़ा साफ नहीं आ पाएगा, इस वजह से कम चार्ज को लेते हैं कि चार्ज की क्वांटिटी जो कम दिखाते हैं Q1 Q2 और यहाँ पर Q3 और नेक्स्ट में Q4 को रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहली बात तो ये आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत होता क्या। तो सबसे पहली बात ये स्टूडेंट की अगर आपके नेचर में या मैं कह दूं इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी बहुत सारी मैनी चार्ज हैं और उन चार्जों में क्या होता है कि एक कोई चार्ज हम फिक्स कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं स्टूडेंट, कोई एक चार्ज फिक्स कर लेते हैं और एक फिक्स जो चार्ज होता है उस पर आपकी जो रिमेन्स चार्ज होते हैं, मतलब एक जो फिक्स चार्ज होता है उस फिक्स चार्ज को छोड़ करके जितनी भी चार्ज होंगी उन सभी शेष चार्जों के द्वारा उस जो फिक्स किया गया चार्ज था उस पर फोर्स लगाया जाएगा और उन पर जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो चार्ज थे और डिफरेंट काइंड्स ऑफ चार्ज के मतलब बाई जो अकॉर्डिंग अगर कहा जाए तो फोर्स जो होगी डिफरेंट फोर्स होगी तो उनका जो वेक्टर सम आएगा इट इज द टोटल फोर्स ऑफ द फिक्स्ड चार्ज। दैट इज दिस फेनोमेना या दिस प्रिंसिपल आर नोन एज प्रिंसिपल्स ऑफ सुपरपोजिशंस ऑफ मल्टीपल चार्ज, ठीक है। तो आपको स्टूडेंट ध्यान रखना है। तो मैं सबसे पहले आपको बात बता दूं स्टूडेंट कि मैंने कहा कि इस 1 पॉइंट किस पॉइंट पर स्टूडेंट 1 पॉइंट पर अगर बात करते हैं कि 1 पॉइंट पर अगर हमने बात करी कि टू चार्ज है यानी कि जो आपका इसकी डिस्टेंस में हालांकि आपसे समझाने चाहूँ तो यहाँ पर R1 कर सकता हूँ। हाँ तो स्टूडेंट ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर चार्ज Q1 है, चार्ज Q2 है, चार्ज Q3 हो, ये चार्ज आपका Q4 है। इसी टाइप से यहाँ पर हम बाहर कह सकते हैं चार्ज Qn है। ऐसे मतलब बहुत सारे डिफरेंट जो है चार्ज आप शो कर सकते हैं। इसको मैंने ओरिजिन से मिला दिया। और मैं स्टूडेंट आपको बता दूं कि प्रिंसिपल सुपरपोजिशन मैंने माना कि यहाँ पर चार्ज जो Q1 है इस चार्ज को फेस कर दिया। अगर इस चार्ज को मैंने फेस कर दिया तो मैं कहूँगा Q2 इस पर जो फोर्स लगाएगा, Q2 क्या करेगा, इस पर एक फोर्स लगाएगा। क्या करेगा स्टूडेंट, एक फोर्स लगाएगा। और फोर्स कैसा होगा वो आपको मैं बता दूं, इस फोर्स की डायरेक्शन कुछ इस टाइप से होगी इस पॉइंट पर। तो डिस्टेंस का नाम हो गया यानी कि R ऐसी होगी कि 1 पर किसने 2 ने लगाया, तो 1 पर किसने लगाया 2 ने, तो ये R12 वेक्टर हो जाएगा। और मैं कह दूं स्टूडेंट अब यहाँ पर यानी Q2 ने 1 पर लगा दिया और मैं यहाँ पर स्टूडेंट आपके लिए Q3 जो है और इसमें बता रहा हूँ कि आपका Q3 यानी Q3 चार्ज ने क्या कर दिया, इस पर फोर्स लगाया। तो इस फोर्स का नाम हो गया था आपका F12 फोर्स। क्या हो गया था स्टूडेंट, F12 फोर्स। थोड़ा सा मैंने ज़्यादा चार्ज लेने पर यही दिक्कत तो आती है। और यहाँ पर अगर हम बात करें 3 चार्ज ने फर्स्ट पर लगाया तो यहाँ पर डिस्टेंस होने वाली है फर्स्ट पर 3 चार्ज ने R13। इसी प्रकार से फोर्स F13 वेक्टर होने वाला है। स्टूडेंट कोशिश करेगा, थोड़ा सा आपको साफ दिख रहा होगा। और यहाँ पर अगर बात करें Q4 जो चार्ज है Q4 भी यहाँ पर एक फोर्स लगाएगा तो R1 पर R14 वेक्टर बन जाएगा। तो इस फोर्स का नाम हो जाएगा F14 वेक्टर। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, F14 वेक्टर्स। और यहाँ पर Qn जो होगा तो Qn भी इसी टाइप से एक फोर्स लगाने की कोशिश करेगा। तो Qn का जो फोर्स होने वाला है स्टूडेंट इस डायरेक्शन में जाएगा। तो इसका मतलब हो गया F1 वेक्टर यानी कि 1n वेक्टर। इसका नाम हो गया R1n वेक्टर्स। ये आपका डिस्टेंस हो सकता है, इसको थोड़ा सा यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देना R1n वेक्टर्स। तो स्टूडेंट जो टोटल फोर्स होगा यानी कि टोटल फोर्स वो आपका होगा F और किस पर लग रहा है 1 पर लग रहा है, ठीक है। तो F1 इजिकल टू जो आपका आने वाला है फोर्स स्टूडेंट, तो यहाँ पर आएगा F1। सबसे पहले कितने फोर्स हो रहे हैं इस पॉइंट पर, एक तो हो रहा है आपका सबसे पहले F12 वेक्टर हो गया और फिर F और आपका 1 पर 3 ने लगाया होगा, फिर 1 पर 4 ने लगाया होगा, फिर इसी प्रकार आप बहुत सारे चार्ज 1 पर n ने लगाया होगा। इसका मतलब हो गया कि 1 पर फोर्स लग रहा है, दूसरे चार्ज ने लगाया, तीसरे ने लगाया, चौथे चार्ज ने लगाया, इसी प्रकार n चार्ज ने सब ने लगाया। तो यहाँ पर बात करते हैं F1 इजिकल टू क्या होने वाला है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर आपको मालूम है कि यहाँ पर जो चार्ज होगा वो आपका 1 और 2 ने लगाया तो 1 और 2
और डिवाइड में क्या होगा r12 और डायरेक्शन के लिए मैंने आपको बता दी है वेक्टर फॉर्म में r12 क्या, इसी टाइप से यहाँ पर लिखने वाले स्टूडेंट 1/4 यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 और 3 चार्ज है तो 1 और 3 आ जाएगा और ये जो रेजिस्टेंस है वो r13 स्क्वायर और r13 कैप हो जाएगा। इसी टाइप से स्टूडेंट 4 के लिए आ जाते हैं तो 4 के लिए हम लिखेंगे 1/4 Q1 Q4 आएगा और r14 स्क्वायर और r14 कैप हो जाएगा प्लस डॉट डॉट स्टूडेंट लास्ट में आपका होगा 1/4 हो जाएगा Q1 Qn तो स्टूडेंट यहाँ पर r1n स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा आपका r1n कैप। तो स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है कि ये जो होता है r1n कैप। तो स्टूडेंट इसको फिर सॉल्व करते हैं तो नेक्स्ट मिलने वाला f1 इक्वल टू ऐसे कॉमन स्टूडेंट मिलेगा हम लोगों को 4/0 ही मिल पाएगा और यहाँ पर बचने वाला है Q1 Q2 बाई r1 स्क्वायर और यहाँ पर आने वाला है स्टूडेंट्स यानी r1 स्क्वायर और जो आएगा आपका r1 कैप। इसी प्रकार से Q1 एंड Q3 अपॉन r13 स्क्वायर और यहाँ पर आएगा r13 कैप डॉट डॉट। इसी टाइप से इतना सारा नहीं लिख रहे स्टूडेंट, लास्ट वाला लिख रहे Q1 Qn बाई और आपका r1n स्क्वायर और यहाँ पर आपका आएगा r1n कैप। ये आप लॉज कर सकते हैं। इसी प्रकार से सिमिलरली अगर हम स्टूडेंट बात करते हैं तो f2 वेक्टर भी निकाल सकते हैं और f2 वेक्टर लगा देना क्योंकि स्टूडेंट्स आपका ये क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी। अब f2 वेक्टर की बात करते हैं तो स्टूडेंट 4/0 आ जाएगा। यहाँ पर आपका 2 पर है तो यहाँ पर 2 अब 2 इसी टाइप से होगा तो Q2 पर आपका Q1 लगाएगा यहाँ पर r21 स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा आपका r21 के मतलब आपको जहाँ 1 था स्टूडेंट वहाँ पर क्या कर देना 2 कर देना तो आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप से आप जो है इसको नोट कर लेंगे यानी जिसमें आपको मैं बता दूँ r2 की जगह क्या कर लेना r1 कर लेना तो आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट कि r1 सॉरी था 1 की जगह क्या कर लेना 2 कर लेना। ये चीज़ आपको ध्यान रखेंगे। ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी, नहीं अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना तो वहाँ से मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे करके समझा दूंगा या फिर डायरेक्टली जिस तरीके से भी होगा आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स आता है उसको ध्यान से देखिएगा। हाँ स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक हाँ विद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। विद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना यानी कंपैरिजन यानी कि आपको स्टूडेंट ध्यान रखना है कि विद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना यानी कि कंपैरिजन ऑफ देखना चाहें इंग्लिश में लिख सकते हैं कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू ग्रेविटेशनल फील्ड। सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स पार्टिकल्स। हाँ तो स्टूडेंट ध्यान रखना है कि आपका जो विद्युत बल होता है विद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना यानी कि क्या क्या चीजें डिफरेंस होती है विद्युत बल क्या होते हैं गुरुत्वाकर्षण बल क्या होते हैं। तो स्टूडेंट बहुत आसान सी चीजें सबसे पहले मैं अगर आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिक जो फोर्स होता है वो आपका क्या होता है रिपल करने वाला भी होता है अट्रैक्ट करने वाला भी होता है। दैट मीन्स यानी कि समझ में आ चुका होगा आपको कि आकर्षण भी होता है और प्रतिकर्षण भी होता है। तो स्टूडेंट जो विद्युत बल होता है वो आकर्षण बल भी होता है और प्रतिकर्षण बल भी होता है जबकि गुरुत्वाकर्षण बल केवल क्या होते हैं आकर्षण करते हैं। यानी कि चाहे जहाँ पर टॉस यूनिवर्स में चले जाएं तो वहाँ पर क्या होता है कि हर एक जो बॉडी होती है यानी कि पृथ्वी की ओर यानी कि अर्थ की ओर क्या होती है ऑलरेडी क्या होती है अट्रैक्ट होती है। ऐसा नहीं कि अर्थ को छोड़ करके भाग जाए। तो स्टूडेंट ध्यान रखना है कि आपको जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ओनली अट्रैक्शन फोर्स होता है और आपका जो होता है। तो नंबर 1 में आप लिख सकते हैं लिख लेना स्टूडेंट मैं बोल दे रहा हूँ लिख लीजिएगा। विद्युत बल प्रतिकर्षण और आकर्षण दोनों बल होते हैं जबकि गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण बल होता है। दूसरे पॉइंट में लिख सकते हैं कि विद्युत बल आपके बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत स्ट्रांग होते हैं जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स उतने स्ट्रांग नहीं होते। मतलब कहने का विद्युत बल बहुत आकर्षण बहुत तीव्र आकर्षण करते हैं एक दूसरे को या प्रतिकर्षण करते हैं जबकि ये नहीं होते। मतलब कहने का स्ट्रांग यानी कि विद्युत बल जो होते हैं बहुत क्या होते हैं स्ट्रांग होते हैं जबकि वो उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट जो आएगा यानी कि विद्युत बल जो होता है
वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स से अगर इलेक्ट्रॉनों की अगर 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला अगर हम विद्युत बल की बात करें तो 10 की पावर कम से कम आपका 43 गुना होता है। कितने गुना होता है? 43 गुना होता है। किससे? आपका ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो स्टूडेंट आपको ध्यान रखना, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन अगर आपके पास हैं तो 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला जो फोर्स होगा तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स मान लिया अगर हमने एफ है तो यहाँ ठीक है, तो जो एफ है तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा एफ जी। तो अगर ये हमने कहा तो जो एफ अगर है तो जी उससे कितने गुना होगा? 10 की घात 43 गुना ज़्यादा होगा। जी आपको इलेक्ट्रॉनों में बात समझना है, यानी कि जो आपका विद्युत बल होगा वो 43 गुना ज़्यादा होगा। अगर इसी प्रोटॉन में समझते हैं, प्रोटॉन तो प्रोटॉन, तो यहाँ पर जो विद्युत बल होगा ग्रेविटेशनल फोर्स आपके पास एफ है तो इसका कितने गुना होगा? 10 की घात 36 है, मतलब इतने टाइम्स होगा। तो स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ग्रेविटेशनल फोर्स आपका कुछ भी नहीं होता है इलेक्ट्रिक क्या नाम इलेक्ट्रिक फोर्स की जगह पर। लेकिन फिलहाल जब ऐसा होता है फिर भी नेचर में हमें इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं दिखाई देता। उसका रीजन ये होता है इलेक्ट्रिक फोर्स में उतना ही पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, यानी कि जब इसको जितना ज़्यादा फोर्स को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा तो उसको उतना ज़्यादा चार्ज करना पड़ेगा, चार्ज करने में वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा तो उतना ही पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव। इस वजह से फोर्स क्या होते हैं थोड़ी समय के लिए अपना इफेक्ट दिखा पाते हैं, ऑलरेडी हर समय के लिए अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाते। स्टूडेंट ध्यान रखना, आज तक के लिए इतना ही काफ़ी, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपको थैंक यू वेरी मच। और स्टूडेंट अगर आपको ये लेक्चर्स वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा तो आप कमेंट और लाइक और शेयर करना ना भूलें।